अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जब पाकिस्तान वापस आए थे तो वो पनामा स्कैंडल से मुंसलिक 2 केसेस में सजा याफ्ता थे और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल भी थे, जबकि एक केस में उनकी बरियत को नैब ने चैलेंज किया हुआ था और ये तीनों केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थे। मगर आज सिर्फ 1.5 महीने बाद ही सूरत हाल बहुत बदल गई है। एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ की बरियत हो चुकी है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस इसलिए ख़त्म हो गया है क्योंकि नैब खुद से ही नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपनी दरख्वास्त की पैरवी करने से पीछे हट गया है और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी अपील वापस ले ली है, जिसके बाद अब सिर्फ अल अजीजिया रेफरेंस रह गया है, जिस पर आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा समाअत शुरू हो गई है। और पहली ही समाअत में नवाज शरीफ के वकील ने केस के मेरिट पर दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके बाद 12 अक्टूबर को नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देने हैं और अगर इस केस में भी नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाता है तो उनके लिए 8 फरवरी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का रास्ता मजीद हमवार हो जाएगा। ताहम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला सुनाने वाले मरहूम जज अरशद मलिक की वीडियो से मुताल्लिक अपनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब जज अरशद मलिक इस दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा अब वो हाई कोर्ट में मेरिट पर केस लड़ना चाहते हैं। अदालत नवाज शरीफ के वकला से कहती रही कि वो चाहें तो अदालत केस एहतसाब अदालत को वापस भेज सकती है, यानी रिमांड बैक कर सकती है। नैब के वकील ने भी अदालत से यही इस्तदा की, मगर नवाज शरीफ के वकला नहीं माने और इसरार करते रहे कि वो मेरिट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही केस लड़ना चाहते हैं, जिसके बाद अदालत ने केस रिमांड बैक करने के बजाय मेरिट पर दलाइल सुनने का फैसला कर लिया। हालांकि अगर अदालत केस को एहतसाब अदालत में वापस भेज देती तो नवाज शरीफ का स्टेटस मुजरिम से मुल्जिम हो जाता और उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाती, लेकिन ट्रायल दोबारा शुरू होता, जिसे मुकम्मल होने में मजीद वक्त भी लग सकता था। मगर नवाज शरीफ के वकील इस दरख्वास्त की पैरवी से ही पीछे हट गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मेरिट पर केस लड़ने के लिए इसरार करते रहे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं, जहां नवाज शरीफ अपनी कानूनी टीम के साथ खुद भी मौजूद थे। अदालत ने नवाज शरीफ की अपील के साथ साथ अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने से मुताल्लिक नैब की अपील को भी यकजा करके समाअत की। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई के मुताबिक नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंसेस दायर किए जिनमें एक जैसा इल्ज़ाम था। फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। एक ही इल्ज़ाम पर अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए। हमने दरख्वास्त दी थी कि एक इल्ज़ाम पर सिर्फ एक ही रेफरेंस दायर होना चाहिए था। अदालत ने उस वक्त कहा था कि ट्रायल अलग अलग हो रहा है, मगर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। अदालत को देखना है कि प्रोसिक्यूशन ने इस केस में आयद किए गए इल्ज़ाम को साबित किया या नहीं किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अमजद परवेज़ से सवाल किया कि ये बताएं कि इस केस में इल्ज़ाम क्या था, तो अमजद परवेज़ ने जवाब दिया कि इस रेफरेंस में भी आमदनी से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम था। JID के मुताबिक सऊदी अरब की अथॉरिटीज़ को MLA भेजा गया, जिसका जवाब नहीं आया। पिछले 7 साल में हमारा यही मौक़िफ़ रहा कि वालिद ने अल अजीजिया स्टील मिल्स बनाई थी। नवाज शरीफ का कभी भी किसी तौर पर भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। अल अजीजिया स्टील मिल्स 2001 और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई। जब अल अजीजिया स्टील मिल्स लगाई गई तो हुसैन नवाज की उम्र 28 साल थी। नवाज शरीफ का ये केस पिछले केस से भी बेहतर है, क्योंकि वो इस अरसे में पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये मेरिट पर बहस कर रहे हैं, इनकी कुछ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें भी हैं, ये अपनी वो दरख्वास्तें वापस ले लें। जिस पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जी जज की वीडियो से मुताल्लिक दरख्वास्तें हैं। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जज अरशद मलिक की वीडियो से मुताल्लिक मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। इस पर अमजद परवेज़ ने अदालत से कहा कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। जज वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक अपनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि जज का कंडक्ट अगर इस केस के फैसले के वक्त ठीक नहीं था और बददियानती पर मबनी था तो इसके असरात होंगे। हमें बताएं कि उन्हें बतौर जज क्यों बरतरफ किया गया था, उन पर चार्ज क्या था। इसमें नवाज शरीफ के वकील आजम रजीद तारड़ ने कहा कि मेरिट पर हमारा केस पहले से बेहतर है। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि आप इस दरख्वास्त की पैरवी करेंगे तो हम उसको देखेंगे। जज अरशद मलिक अब हयात नहीं हैं, लेकिन बाकी लोग मौजूद हैं। अदालत ने नवाज शरीफ के वकील से फिर पूछा कि आप इस दरख्वास्त की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं, तो अमजद परवेज़ ने जवाब दिया कि मुझे हिदायत है कि जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। जज अरशद मलिक के लिए दुआ गो हूँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस मौके पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि हम यहाँ स्क्रीन लगा देंगे
और वीडियो चला देंगे। ये बात याद रखें कि ये दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नवाज शरीफ के वकील आजम रजीक तारड़ से मुकालमा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम खुद इजाफी शवाहिद देखकर मेरिट पर फैसला कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। अगर आप कहते हैं तो मेरिट पर फैसला कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, आपने हमें अपना फैसला बताना है। तो आजम रजीक तारड़ ने केस एहतसाब अदालत को रिमांड बैक करने की मुखालफत कर दी और कहा कि नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं। हमारी इस्तदा है कि यही अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला कर दे। इससे कबल भी 2 अपीलों पर फैसला इसी अदालत में हो चुका है, जिस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि केस रिमांड बैक कर देते हैं तो नवाज शरीफ मुल्जिम तस्वुर होंगे, सजा याफ्ता तस्वुर नहीं होंगे। ट्रायल कोर्ट को केस का दोबारा फैसला करना होगा और नैब का यही रवैया रहा तो आपको मसला भी नहीं होगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इस दौरान नवाज शरीफ के वकील मेरिट पर केस सुनने की इस्तदा करते रहे, जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि अल अजीजिया रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत को भिजवा दिया जाए। अपील का मेरिट पर फैसला किया गया तो फिर भी तशनीगी बाकी रह जाएगी, लेकिन अगर केस रिमांड बैक किया जाएगा तो एहतसाब अदालत दोबारा फैसला सुना सकती है। और फिर फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद आज ही अदालत ने फैसला सुना दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अल अजीजिया रेफरेंस को रिमांड बैक नहीं करेगी, बल्कि खुद मेरिट पर दलाइल सुनेगी। जिसके बाद नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल का आगाज़ कर दिया और फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेटे ने बाप को बाहर से बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भिजवाई। हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट बनाने के 4 साल बाद ये रकम भिजवाई गई। 2017 में हुसैन नवाज के अकाउंट से जो रकम आई वो टैक्स रिटर्न्स में भी जाहिर की गई। अल अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ ने कभी इन दोनों कंपनियों की मिल्कियत का दावा ही नहीं किया। ये मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट, GIT और ट्रायल कोर्ट के सामने भी रखा गया। बेटे की तरफ से वालिद को बाहर से रकम भिजवाना कोई जुर्म नहीं है। अमजद परवेज ने दलाइल के मुताबिक ये कहते हैं कि आपको रकम आई है तो दरअसल आप इसके असल मालिक हैं। नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ ऑडिट फर्म की एक फोटोकॉपी पर इन्हिसार किया। शरीफ फैमिली ने 1976 में दुबई में गल्फ स्टील मिल्स लगाई। ये गल्फ की सबसे बड़ी स्टील मिल्स थी जो दुबई में लगाई गई। नैब ने अल अजीजिया स्टील मिल्स के क़याम के लिए नवाज शरीफ की तरफ से रकम भिजवाना साबित करना था। अल अजीजिया कंपनी 2001 में रजिस्टर हुई, दूसरी कंपनी हिल मेटल 2005 में रजिस्टर हुई, जिसके मालिक हुसैन नवाज हैं। इस कंपनी से नवाज शरीफ का ताल्लुक साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिया गया। नैब का सारा केस नवाज शरीफ की इन कंपनियों की मिल्कियत साबित करने का था। इन कंपनियों के शेयर होल्डर हुसैन नवाज, अब्बास शरीफ और एक खातून थी। अमजद परवेज ने मजीद दलाइल दिए कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि अल अजीजिया उनके वालिद मियाँ शरीफ ने बनाई, जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। GIT के सरबराह ने तस्लीम किया कि अल अजीजिया से नवाज शरीफ के ताल्लुक का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि आमदनी से ज़ायद असासों का केस दायर करने के लिए आमदनी और असासों का तकाबुल होना चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि 4 अनासिर प्रोसिक्यूशन ने पूरे करने थे, तो अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चारों अनासिर मिसिंग हैं। केस में जिन कंपनियों का जिक्र है उनके क़याम के वक्त नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल पूछा कि क्या अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को अदा की गई तनख्वाहों से मुतालिक दस्तावेज मुसद्दिका है? जिस शख्स ने तनख्वाह की दस्तावेज तैयार की, क्या उसने किसी अदालत में आकर तस्दीक की? तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि काबिल वसूल तनख्वाह की दस्तावेज तैयार करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कभी अदालत में तस्दीक नहीं की। ये सब फोटोकॉपी दस्तावेज हैं। एवन फील्ड अपार्टमेंट केस में अदालत ने फोटोकॉपी दस्तावेज को बतौर सबूत नाकाबिल कबूल करार दिया। इस दस्तावेज की कबाड़ से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है। इसके बाद नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल मुकम्मल हो गए तो अदालत ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी, जिसमें नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देने हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे कि क्यों इतनी बड़ी हिकमत अमली में नून लीग तब्दीली लेके आई है, जिससे नवाज शरीफ फंस भी सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमारे शो में ज्वाइन करने के लिए। खुद आज अदालत ने भी कहा कि ये 2 धारी तलवार है। आप लोग इतने अरसे से ये केस बनाते रहे कि जज अरशद मलिक की जो वीडियो थी उसमें ये एतराफ़ कर रहे हैं, उन पर दबाव था, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, फिर जज अरशद मलिक को बरतरफ भी किया गया। आपके मौक़िफ़ को आप लोग बार बार दोहराते रहे। आज जब अदालत कह रही थी कि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म हो जाएगी, ये केस वापस रिमांड बैक हो जाएगा, नैब में दोबारा से मुकदमा चलेगा, यानी कि अरशद मलिक का फैसला ख़त्म हो जाएगा, तो नवाज शरीफ साहब को फौरी रिलीफ मिल रहा था। आप लोगों ने वो रिलीफ नहीं लिया और कहा मेरिट पर फैसला कर दें। मैं फिर कह रहा हूँ, अदालत ने कहा 2 धारी तलवार है, मेरिट पर आपके खिलाफ भी ये मामला जा सकता है, क्यों इससे पीछे हट गए? देखें, इस केस के मेरिट्स के मतलब आपने भी अपने इब्तदाई में काफ़ी जो है वो डिटेल से बात की है, और इस केस के मेरिट्स को जो लोग जानते हैं
तो इसमें जो है ये जो फैसला हुआ है उसका कोई मेरिट नहीं है। यानी ये फ़ैसला जो है, ये जो वीडियो है अरशद मलिक मरहूम की, उसमें वो ख़ुद जो फरमा रहे हैं, वो भी अगर आपने सुना हो तो वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि ये केस बनता ही नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर क्योंकि प्रेशर है तो उस वजह से मुझे सज़ा जो है वो सुनाना पड़ रही है। तो इसलिए जो इस वक्त केस के जो हक़ाइक़ हैं, जो केस के यानी मंदरजात हैं, तो क्या प्रोसिक्यूशन को एक दफ़ा फिर मौका दिया जाए कि वो फिल इन ब्लैंक्स करें, वो अपनी स्टोरी को इम्प्रूव करें और दोबारा से जो है ये साबित करने की कोशिश करें, एक गलत बात को दोबारा साबित करने की कोशिश करें और फिर मुलज़म जो है वो 200 पेशियाँ जो है वो अदालत में भुगते। तो ये मगर राना साहब, आज जज साहब ने कहा ना कि जो नैब का रवैया है तो उससे आपको फौरी तौर पर रिलीफ वैसे भी मिल जाता। नैब का तो आजकल आपके साथ रवैया ठीक है, 2018 में हालात बुरे थे, अब तो जो तलवार है नैब की वो तहरीक इंसाफ के ऊपर है। तो फिर आपको क्या मसला होना था, नैब ना करता उस तरीके से परसू जिस तरीके से आप अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब की फौरी तौर पर मामला बेहतर हो जाते एग्जैक्टली, या आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ से रिलीफ ज़्यादा मिल जाएगा आप लोगों को? नहीं, हमें उम्मीद की बात नहीं है, हमें यकीन है कि हम बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, ये फ़ैसला गलत है, ये केस बनता नहीं था, तो हम क्यों दोबारा से जो है वो 200 पेशी भुगतने का रास्ता जो है वो इख्तियार करें? क्यों ना 2 पेशियों में जो है वो जब अपील मेरिट के ऊपर डिस्कस होगी तो फ़ैसला तो वही होना है जो मेरिट पे होना है, और इस्लामाबाद हमें पूरा यकीन है कि वो मेरिट पे फैसला करेगा, और मेरिट पे फैसला यही बनता है कि ये केस सिरे से था ही नहीं। सब मगर मेरिट पर अदालत पूछेगी कि 2001 में जिला वतन हुई थी शरीफ फैमिली, तो 2001 में अल अजीज़िया स्टील मिल और फिर 2005 में जाकर हिल मेटल कैसे लगी, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से सरमाया आया, ये जस्टिफाई करें। ये सारे सवाल फिर मेरिट पर होंगे ना, इसका जवाब होगा, क्योंकि अरशद मलिक के फैसले के मुताबिक इसका जवाब नहीं दे सके थे नवाज शरीफ साहब। देखें, बात ये है कि मैं अब मेरिट की इस साइड पे डिटेल में नहीं जाता, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। मामला ये है कि ये पैसे कहाँ से आए, किसको गए, किसके थे, ये तो साबित किया जा सकता है और पूरे सबूत मौजूद हैं, लेकिन इन पैसों के आने से, इन मिलों के लगने से मियां नवाज शरीफ का तल्लक ही नहीं बनता। ना नैब जो है ये तल्लक बना सका है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग ट्रायल। तो जब उनका कोई इस मामले से वास्ता ही नहीं, अगर पैसे किसी ने किसी जगह से मंगवाए हैं या पैसे किसी को किसी जगह से आए हैं, वो सही आए हैं या गलत आए हैं, वो रूल्स के मुताबिक आए हैं या रूल्स की कोई खिलाफ वर्जी हुई है, तो उसकी ज़िम्मेदारी उस पर है ना, वो जवाब दे। एक तीसरा आदमी जो है वो क्यों जवाब दे? एक तीसरा आदमी जो है वो इस झंझट में क्यों पड़े कि जी मैं साबित करूँ कि जनाब ये पैसे उसको सही आए थे और पैसे जो है वो अकाउंट में, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों ने खुद लिया है कि आपने रिमांड बैक नहीं हुआ और इस मामले से पीछे हट गए, जो मुकदमा पब्लिकली मरीम नवाज साहबा ने भी बनाया था अरशद मलिक के हवाले से। तो जब आपने ऑप्शन खुद लिया है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खिलाफ आ गया, तो फिर क्या करेंगे? देखें, हमें पूरा यकीन है जो केस है, क्योंकि एक वकील या लॉ नोइंग लोग जो हैं वो इस बारे में जो प्रिडिक्शन करते हैं या इस बारे में जो उनकी असेसमेंट होती है वो ऑलमोस्ट जो है 100% जो है वो दुरुस्त होती है। लेकिन बहरहाल फ़ैसला अदालत ने करना है, उसके ऊपर कोई हम कंडीशनल बात तो नहीं कर सकते। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, और अगर अदरवाइज़ को बात होती है तो बहरहाल इंसाफ का एक और दरवाज़ा भी है, वो भी खटखटाएंगे, लेकिन हमें यहीं से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये केस जो है ये सिरे से बनता ही नहीं है, इसका कोई जवाज़ ही नहीं है। मतलब क्योंकि अब अगली समाअत भी नहीं है इसकी कोई, अब अगली समाअत भी 12 दिसंबर को होगी, तो आप क्या उम्मीद किए हुए हैं कि बहुत जल्द इस केस में बरियत हो जाएगी नवाज शरीफ साहब की, और जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे होंगे? देखें, अमजद परवेज़ जो कि बड़े एक रिनाउंड और बड़े काबिल वकील हैं, उन्होंने आज जो बहस की है उन्होंने बड़ा मुख्तसर और मामलात को जो है वो टू दी पॉइंट उन्होंने बयान किया है,
और उन्होंने अपनी बहस जो है वो क्लोज़ कर दी है। अब उस दिन जो नैब के वकला ने जो है वो बहस करनी है, अब वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई मवाद है कि जिसके ऊपर वो बहस करेंगे, लेकिन अगर करेंगे भी तो मेरा नहीं ख्याल कि उस दिन एक दिन से ज़्यादा वो टाइम ले सकें या उनके पास बात करने के लिए हो। तो मेरा तो ख्याल ये है कि 12 तारीख को फैसला इसका आना चाहिए। मतलब और पॉलिटिकली मुझे बताइएगा कि इस सारे के सारे मामले में आप, क्योंकि पूरा जो पंजाब के सदर हैं मामला देख रहे हैं, ये जो खबरें हैं कि जो शहरी इलाके हैं उसमें नून लीग बाकायदा तौर पर एक ख़तरा महसूस कर रही है, और ज़्यादा ख़तरा ये है कि अगर इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर उन्हें कोई मौका ही नहीं मिलता कैंपेन करने का और उनका वोटर सपोर्टर मायूस होकर उस दिन घर से ही नहीं निकलता, तब तो एक अलग बात है। वरना एक बहुत बड़ा चांस है कि इस सारी की सारी जो उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है उसके बावजूद भी नून लीग को एक सख्त मुकाबले का सामना करना पड़े और तहरीक इंसाफ शहरी इलाकों में उन्हें शिकस्त दे। शाहजेब, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, ये टिकटॉकर और ये सोशल मीडिया का वबेला है, कोई इसकी हकीकत ही नहीं है। हमने बाकायदा गली महलों में जाके जो है वो देखा है, सर्वे भी जो है वो अपने तौर पे हमने कंडक्ट करवाए हैं, जो एक तरीक़ाकार होता है कि कौन सा कैंडिडेट जो है बेहतर है, कौन से कैंडिडेट को जो है हमें ऑप्ट जो है वो करना चाहिए। हर हलके में हमारे पास 13 एप्लीकेशंस हैं, 11 एप्लीकेशंस हैं। तो मामला ये है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई जो है वो हकीकत नहीं है। बाकी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे तो खैर बज़ाहर जो है वो बिल्कुल ये वाज़े नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग की पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत है। लेकिन शहरी एरियाज़ में एक थोड़ा बहुत जो है वो एक वो सोशल मीडिया उबाल है, वो थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन जब डोर टू डोर जाना पड़ेगा, जब डोर टू डोर इलेक्शन होगा, जिस दिन इलेक्शन शुरू हुआ, ये मेरी बात आप नोट कर लें, जिस दिन इलेक्शन शुरू हुआ उसके 10 दिन बाद आप ये सर्वे और ये पोल्स करवाएं, आपको बिल्कुल हकीकत जो है वो आपके सामने आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला PMLN जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। तो राजा साहब, आप कहेंगे फिर कि जो इलेक्शन कमीशन हमने देखा कि सारी जमातों से उन्हें तहरीक इंसाफ ही दिखी, फिर वो मामला भी चैलेंज हो रहा है कि बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ के पास रहने दिया जाए और उनके जो नुमाइंदे हों उन्हें भी कैंपेन डोर टू डोर करने दी जाए और फिर मुकाबला किया जाए। जी बिल्कुल करें, उनके नुमाइंदे जो हैं वो बिल्कुल डोर टू डोर कैंपेन करें, बिल्कुल उनके पास बल्ले का निशान जो है वो रहने दिया जाना चाहिए। बल्ले का निशान तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई 1% वोट ज़्यादा पड़ सकता है नए निशान को रिएक्शन में, लेकिन बल्ले के निशान के रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा मामला ये है कि हमने जो इलेक्शन कैंपेन अब तक की है या आगे हम जो है वो करने जा रहे हैं, देखें जब आप फेस टू फेस आप गली में महल्ले में जो है वो लोगों के पास जाते हैं तो फिर सही सूरत हाल जो है वो सामने आ जाती है। ये सिर्फ मीडिया के ऊपर ही अगर आपने सारी चीज़ को गेज करना है तो उसके थोड़ा जो है वो अंदाज़े गलत हो सकते हैं, लेकिन ये 10 दिन की कैंपेन के बाद वह वो सारी सूरत हाल जो है शहरी इलाकों में भी पूरी तरह से जो है ये वाज़े हो जाएगी और ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ये प्रोपेगेंडा अपनी मौत खुद मर जाएगा। बहुत शुक्रिया रसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जाने 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक तारीखी अहमियत के मामले को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले पर सदारती रेफरेंस है। ये रेफरेंस आज से 12 साल से भी ज़ायद अरसा पहले अप्रैल 2011 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भेजा था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस के फैसले से मुतालिक अदालत की राय मांगी थी। इस रेफरेंस पर 11 नवंबर 2012 को आखिरी समाअत हुई थी और फिर 11 साल तक ये रेफरेंस किसी भी चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, मगर अब 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 12 दिसंबर को खुद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा 9 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपनी बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, जिसे 14 दिसंबर को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सुनेगा।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो लीक्स के खिलाफ बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की है और जस्टिस बाबर सत्तार की सरबराही में अदालत ने FIA को ऑडियो की फॉरेंसिक कराने का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि तहकीकात की जाएं कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई है। साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त की कॉपी DGISI को भिजवाने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि DGISI भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की है। पेमरा भी बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात भी खत्म कर दिए। बुशरा बीबी के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए, जिस पर अदालत में कहे लगे। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि सबको पता है कि कौन रिकॉर्ड करता है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मफरूज़े पर नहीं चल सकते, तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि ये मेरा नहीं पूरे मुल्क के वकला का मसला है। वकील मौक्किल से आज़ादी से बात ना कर सके तो निज़ाम इंसाफ कैसे चलेगा। इस मौके पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या ऑडियो सोशल मीडिया पर आई है, तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि ऑडियो तो तमाम टीवी चैनल्स ने भी नशर की है। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि सबसे पहले ऑडियो ट्विटर पर आई या कहीं और। ये मालूम हो जाए कि ऑडियो रिलीज कहाँ हुई है तो पता चल सकता है कि रिकॉर्ड किसने की है। इस दौरान लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि पेमरा वैसे तो किसी का नाम लेने पर भी स्क्रीन बंद कर देता है, अब मुझसे तो कोई बात भी नहीं करता कि आपका फ़ोन ही महफूज नहीं है। जिसे बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि पेमरा बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। जिसके बाद अदालत ने FIA, पेमरा और PTA को नोटिस जारी करते हुए केस की मज़ीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अहम बात यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार मुसलसल ऑडियो लीक्स के मामले पर सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं, बरहमी का इज़हार कर रहे हैं। आज उन्होंने ISI को भी इस हवाले से रिपोर्ट देने का कहा है। साथ ही पेमरा, PTA और FIA से भी जवाब तलब किया है, जबकि इससे पहले जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुस साकिब की ऑडियो लीक हुई थी और पार्लिमानी कमेटी ने उन्हें इस हवाले से तलब किया था, तो उन्होंने अदालत में इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी थी। इसी दौरान बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक पर भी बुशरा बीबी ने अदालत से रुजू किया था, तो जस्टिस बाबर सत्तार की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों दरख्वास्तों को यकजा करके केस की समाअत की थी और 30 अक्टूबर को इन दरख्वास्तों की समाअत करते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए थे कि पहला सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कैसे हो रही है और कौन कर रहा है। जजेस, वज़ीर आज़म और लोगों की ऑडियोज़ रिकॉर्ड की गई हैं, ये इंतहाई खौफनाक बात है। ऑडियो टैपिंग से मुताल्लिक कोई कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारे दफ्तरों और चैम्बरों में हमारी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो रही हो। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पहले ये तय करना है कि ये रिकॉर्डिंग खुफिया इदारों ने की भी है या नहीं। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए थे कि क्या आप ये कह रहे हैं कि ये ऑडियोज़ किसी गैर मुल्की एजेंसी ने रिकॉर्ड की हैं। वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म, उसके ख़ानदान और चीफ जस्टिस के ख़ानदान की ऑडियोज़ लीक हुई हैं। अगर हमारे फ़ोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन कर रहा है। आप वज़ीर आज़म से सिफारिशात लेकर ब्रीफ अदालत में जमा करा दें, फिर देख लेते हैं कि कैसे आगे चलना है। और अब अदालत ने बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा के दरमियान होने वाली बातचीत की ऑडियो लीक पर FIA, पेमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही DGISI को भी रिपोर्ट जमा कराने का कह दिया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इमरान खान ने बात की थी जनरल बाजवा को अदालत में बुलाने की साइफर केस में। जनरल बाजवा इस काम के लिए तैयार है, क्या मामला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। साइफर के मामले पर बानी PTI इमरान खान के बदलते बयानात एक के बाद एक उलझाव पैदा करते रहे हैं, क्योंकि वो इस मामले में बार बार यूटर्न लेते रहे हैं और अब उनके एक और बयान ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया था कि वो साइफर केस में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को बतौर गवाह बुलाएंगे, जिस पर अब जनरल बाजवा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। रोज़नामा द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इमरान खान को साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से सरप्राइज मिल सकता है। साइफर केस में होने वाली गुज़िश्ता समाअत के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इमरान खान का कहना था कि इस केस में जनरल बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के हुक्काम को बतौर गवाह शामिल करूंगा। खबर के मुताबिक इस मामले पर साबिक आर्मी चीफ से बातचीत करने वाले ज़राए ने बताया है कि जनरल बाजवा शायद इमरान खान को मायूस ना करें। ज़राए ने दावा किया कि रिटायर्ड जनरल साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार हैं, तहम उन्हें फौजी हुक्काम से इजाज़त की ज़रूरत पेश आ सकती है। खबर के मुताबिक इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जनरल बाजवा ने सब कुछ डोनाल्ड डू की हिदायत पर किया था। इमरान खान के इल्ज़ामात तमाम प्रोसिक्यूशन गवाहान बशमूल साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर के बयानात से मुताबिकत नहीं रखते। ताहम इमरान खान का इसरार है कि ये उनकी हुकूमत तब्दील करने की साजिश थी। पहले तो उन्होंने अमेरिका पर अपनी हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम आयद किया और बाद में कहा कि यह साजिश असल में पाकिस्तान से बरामद की गई थी। अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक इमरान खान के नुक्ता नज़र के बरखिलाफ साइफर केस में इस्तग़ासा के बड़े गवाहों के बयानात
3 नकात की बुनियाद पर इमरान खान के जुर्म की संगीनी में इजाफा करते हैं। पहला ये कि अपने सियासी फायदे के लिए खुफिया सिफारती मवासलात का इस्तेमाल किया, दूसरा ये कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, और तीसरा ये कि दस्तावेज को गुम कर दिया या वापस नहीं किया। अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के उस वक्त के सेक्रेटरी आज़म खान ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने साइफर का मवाद पढ़कर इसे अमरीकी अहलकार की गलती करार दिया और जोर दिया कि इसे अपोजिशन जमातों और रियासती इदारों के खिलाफ बयानिया पैदा करने के लिए मौसर अंदाज से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज़म खान के बयान के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के खिलाफ साइफर टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज़म खान ने कहा कि इमरान खान ने एक सियासी बयानिया बनाने की बात की कि अपोजिशन जमातें इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत और अमेरिका के साथ मिलकर उनकी हुकूमत गिराने की साजिश कर रही हैं। आज़म खान ने मजीद कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे साइफर की एक कॉपी हासिल की और फिर वापस नहीं की। जब उन्होंने इमरान खान से इसका पूछा तो जवाब मिला कि वो तो खो गया है, वो उसे ढूंढेंगे। आज़म खान ने कहा कि उन्होंने इमरान खान को बताया कि साइफर एक डी कोड शुदा खुफिया दस्तावेज है और इसके मवाद को अवाम में अफशा या ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। खबर के मुताबिक उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने अपने बयान में कहा कि वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़ाती और सियासी फ़ायदे के लिए जलसाए आम में साइफर का हवाला देता देखकर हैरान रह गए। दोनों ने यह तक ना सोचा कि उनके इस इकदाम से मुल्क के पूरे साइफर सिक्योरिटी निज़ाम को किस हद तक नुकसान पहुँचा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान ने अपने बयान में डोनाल्ड लू से अपनी मुलाकात और उसके बाद इस्लामाबाद में वजारत खारजा से किए गए राब्ते के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इस बात की इतला दी कि उनके और डोनाल्ड लू के दरमियान क्या बात हुई है और इस्लामाबाद को भेजी गई उनकी बातचीत में लफ्ज़ खतरा या साजिश का कोई जिक्र नहीं था। असद मजीद ने कहा कि उन्होंने तजवीज़ दी थी कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन दोनों में अमेरिका को डीमार्च जारी किया जाए। उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलासों का भी हवाला दिया जिसमें साइफर केस पर तबादला ख्याल किया गया और ये नतीजा अखज़ किया गया कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। 4 दिसंबर को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में हुई थी। इस मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा था कि जनरल बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के ऑफिसर्स को गवाह बनाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा था कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया। जनरल बाजवा को अदालत में बुलाऊंगा, जिस पर अब जनरल बाजवा अदालत में इमरान खान का सामना करने के लिए तैयार हैं, जबकि इससे पहले भी जनरल बाजवा का साइफर के हवाले से मौक़िफ़ सामने आ चुका है। 11 मार्च 2022 को कामरा में होने वाले इजलास में भी साइफर का तज़किरा हुआ था। कॉलम निगार जावेद चौधरी ने 31 जुलाई 2022 को अपने कॉलम में लिखा था कि फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद ने प्रोसीजर के मुताबिक मरासला वज़ीर आज़म हाउस, ISI और GHQ भिजवा दिया। मरासला GHQ के प्रोसेस से होता हुआ आर्मी चीफ तक पहुंच गया। फिर 11 मार्च 2022 को कामरा एयरबेस में J-10C लड़ाका तैयारों की लॉन्चिंग की तकरीब थी। आर्मी चीफ ने तकरीब के दौरान मरासला इमरान खान को दिखाया और उनसे कहा कि सर, मैं आपसे बार बार दरख्वास्त कर रहा था, आप हाथ हल्का रखा करें, सिफारती ताल्लुकात नाजुक होते हैं, आप अब ये मरासला देख लें। इमरान खान ने ख़त पर नज़र दौड़ाई, इसे तह करके जेब में रखा और कहा कि जनरल साहब, आप इसे छोड़ें, इस किस्म के ख़त आते जाते रहते हैं। बाद में खुद इमरान खान ने भी कामरा में साइफर पर बात होने की तस्दीक कर दी थी और असद उमर ने भी इस मुलाकात की तस्दीक कर दी थी। बहरहाल अब इमरान खान ने जनरल बाजवा को साइफर केस में गवाह बनाने की बात की है और अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक जनरल बाजवा का कहना है कि वो इस हवाले से इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर इमरान खान ने बड़ा, जो वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद थे उनके मुताबिक बहुत पूरे एतमाद तरीके से कहा कि मैं जनरल बाजवा को बुलाऊंगा, अमरीकी जो सिफारती एहलकार है उनकी बात की कि उन्हें भी बुलाऊंगा। जनरल बाजवा भी क्या उतने ही कॉन्फिडेंट हैं आपके ज़राए के मुताबिक कि वो इस बात का दिफा कर सकते हैं, इस इल्ज़ाम को गलत साबित कर सकते हैं जो इमरान खान लगा रहे? देखें, इसमें मेरी जो बात हुई उनके करीबी लोगों से, तो वो डेफिनेटली विलिंग हैं कि जिन्हें इस चीज़ के ऊपर बात की जानी चाहिए। और साइफर का इशू, चूँकि आपको पता है कि जिस किस्म के विटनेसेस हमने देखे और बड़े हाई प्रोफाइल, जिस तरह आप देख लें कि सेक्रेटरी इंटीरियर की तरफ से रजिस्टर हुई FIR, फिर उस वक्त के जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, फिर एम्बेसडर, सो बहुत हाई प्रोफाइल आप देखेंगे जितने भी लोग थे जो विटनेसेस हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल। और फिर अगर आप उसको जब सेक्शन जो 5 है ऑफ द ऑफिस सीक्रेट एक्ट उसके साथ मिलके पढ़ते हैं और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने साइफर के साथ खेला, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि देखें किसी को कोई शुबा नहीं कि इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया फॉर पॉलिटिकल गेन्स। और वही बात जो कि आज़म खान ने अपनी वो लिखी और फिर इसीलिए आप देखें कि
उस वक्त जो एम्बेसडर हैं वो भी हैरान हैं, परेशान हैं कि मैंने तो ना साजिश की बात लिखी थी, ना मैंने थ्रेट की बात लिखी थी। इसी और यही सरप्राइज और शौक था बल्कि जो फॉरेन सेक्रेटरी, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे। अब इस लिहाज से देखें कि एक मसला ये हो गया कि ये सारी चीजें साइफर के लिहाज से जो इल्जाम अब लगाया जा रहा है, इनिशियली आपको याद होगा कि कहा गया था, जनाब बाजवा का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन कहा गया था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान और लोकल कुछ प्लेयर्स। उस वक्त शुरू में वो नाम नहीं लेते थे, बाद में फिर उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया, बाकी सब छोड़ के कि जनाब बाजवा ने सब कुछ किया। और फिर वही वाली बात कि ये इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, फिर एक और स्टांस आ गया। इसके ऊपर चूंकि देखें सबको ये पता है कि ये बहुत ही एक, जैसा होता है ना कि बड़ा क्रिकेट में कहते हैं कि लूज बॉल एक ऐसी कराई गई इमरान खान साहब की तरफ से कि जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि ये साइफर केस एक बहुत ही खतरनाक केस बन गया इमरान खान साहब के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर इजाजत दे देती है मेरा ख्याल है GHQ जनाब बाजवा को, तो मेरा ख्याल है कि बाजवा साहब इस मसले में कम अज कम ये कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल डेफिनेटली ये रहा कि वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को वो हिलाते भी रहे, गिराते भी रहे, पॉलिटिकल पार्टीज को भी बनाते रहे, गिराते रहे। लेकिन ये बहुत सीरियस देखें एलिगेशन होता है कि आप अमेरिका के कहने के ऊपर आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट तब्दील करते हैं, और वो एलिगेशन अगर आर्मी चीफ के ऊपर लगता है तो इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती, आप देख लें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो डेफिनेटली इस चीज को आके वो ये बात करेंगे। साहब इसमें अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिसकी उसे इजाजत भी मिल जाती है, जज साहब तलब भी कर लेते हैं, तो सिर्फ वो बयान नहीं देंगे, उनके ऊपर जिरा भी होगी जो कि इमरान खान साहब के वकील करेंगे। इसके लिए भी तैयार है वो। देखें मेरा ख्याल है कि देखें जो शख्स जब आप विटनेस बॉक्स में जाते हैं तो ये तो उसके साथ उसका ये कंसिक्वेंस है, ये तो होना है। लेकिन मैं आपको इस इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं जो आपने भी थोड़ा सा वैसे बताया भी। एक तो 11 कि 7 मार्च को साइफर आया, 8 को वो सर्कुलेट हुआ 5 लोगों में, 11 को कामरा में, जिस तरह आपने जावेद चौधरी साहब की बात की कि वहाँ पे आर्मी चीफ ने उनसे इमरान खान साहब को ये बताया कि देखें कि ये चीज़ आ गई, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने इग्नोर कर दिया। उसके 2 दिन के बाद असद उमर जाके मिले आर्मी चीफ से और उन्हें कहा कि 2 साल की एक्सटेंशन की बात सबसे पहले असद उमर ने बात की उनसे, और ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। असद उमर ने जब ये उनसे बात की, मेरी आज जैसे असद उमर से बात हुई तो वो कहते हैं अब तो मैं रिटायर्ड पॉलिटिशियन हूँ, मैं अब इन इशूज के ऊपर बात नहीं करूंगा। उसके बाद खटक साहब मिले और फिर उन्होंने उनको फॉर इनडेफिनिट पीरियड एक्सटेंशन की बात की, और जिसका हवाला DGISI ने, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये कहा था कि जी आप फॉर लाइफ आप एक्सटेंशन ले लें। इसका चूंकि साइफर और नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन थी उस सब का ताल्लुक था और प्रेशर ये था कि ये आप हर हाल में विड्रॉ करवाएं। अब डेट थोड़ा सा मुझे आगे पीछे हो सकती है। 26 को चूंकि 27 मार्च को लहराया गया, आपको याद होगा जलसे में इमरान खान साहब ने साइफर, तो 26 को एक खटक साहब ने आर्मी चीफ को टेलीफोन कॉल किया, DGISI को, और उनको कहा कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हमारे साथ मीटिंग एक होनी है उनकी PM हाउस में। तो ये दोनों आर्मी चीफ और DGISI ये गए वज़ीर आज़म के पास, वहाँ पे उनके साथ कुछ मिनिस्टर्स भी थे। तो वहाँ पे फिर ये हुआ कि जी बताएं कि क्या करना चाहिए, ये जो मसला आ गया नो कॉन्फिडेंस का। तो उसके ऊपर 3 ऑप्शन इमरान खान साहब ने और इन दोनों ने मिलकर ये डिस्कस किए कि या तो नो कॉन्फिडेंस को चलने दें या रेजिग्नेशन का ऑप्शन कर लें, और तीसरा ये कि जी नो कॉन्फिडेंस जो है वो विड्रॉ कर लें तो फिर हम असेंबली में तोड़ दूंगा। इमरान खान इस तीसरे ये जो इशू था इसके ऊपर उनका एग्रीमेंट था कि ठीक है ये आप करवा लें। उनको उसी वक्त भेजा गया, दोनों आर्मी चीफ और DGISI वो जाके मिले। उस वक्त की अपोजिशन से शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल भुट्टो साहब भी थे, मौलाना फजल रहमान साहब भी थे। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है, हम विड्रॉ नहीं करेंगे, हम इस नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का थोड़ा सा नर्म रवैया था। तो अब वो उस वक्त क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेशन हो गई, उनको कन्वे हो गया कि जी ये तो अब वो नहीं होने जा रहा। उसके बाद फिर वो लहराया गया ये जो साइफर था उसमें जलसे के दौरान। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अभी भी रिसेंटली आपको पता है कि ये केस चल रहा था, फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज एक टेक्निकल
फॉल्ट हो गई। और अनफॉर्चुनेटली वो जो चीज जिस तरह कुछ वकला ने भी कहा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी कहा कि ये चीज तो इमरान खान साहब के फेवर में जा सकती थी। सो वो जो कमजोरियां थी, अब वो कमजोरियां दूर होकर तो जिस तरह का केस अब बन के जा रहे हैं ना, तो ये इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल है कि पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया। और मेरी जाती राय में मुझे लगता है ऐसे है कि ये जो इन्होंने अभी जनाब बाजवा की बात की, तो ये एक कंट्रोवर्सी को थोड़ा ड्रैग करने के लिए, ताकि एक कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पैदा की जाए। मेरी जाती राय में ये हो सकता है कि उनको विटनेस बॉक्स को ना बुलाएं। मुझे लगता है वो नहीं बुलाएंगे। आपको याद होगा कि तोशाखाना केस में भी उन्होंने एक स्टेज के ऊपर यही कहा था कि मैं अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाऊंगा क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन जिस वक्त उन्होंने अपने जो विटनेसेस की लिस्ट थी उसमें उन्होंने अपने को 2-3 लोगों के नाम दे दिए, लेकिन उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम नहीं दिया। सो देखना ये है कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन अदरवाइज लगता ये है कि जिस तरह से ये केस अब बन गया है और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के वकला की गलती से, तो ये और ज्यादा खतरनाक हो गया। और सो बाकी अब जरा होगी तो जाहिर है ये चीजें अगर हैं, अब जनाब बाजवा साहब ने हर शख्स ने, मतलब अगर आपने कोई गलत काम आपसे हुआ या आपने इंटरफेरेंस की पॉलिटिक्स में या आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, तो जाहिर है कभी ना कभी अगर पाकिस्तान में कहीं मौका मिले और अगर कोई आर्मी चीफ, कोई DGI अगर कहीं कोर्ट के सामने पेश हो जाता है, तो मेरा है कि सवाल जवाब तो फिर होने तो चाहिए, वो भी एक जायज बात। बहुत शुक्रिया साहब, भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक तरफ जहां अफगान शहरियों की जबरी बेदखली का सिलसिला तेजी से जारी है, तो वहीं गैर कानूनी तौर पर अफगान शहरियों को जारी होने वाले पाकिस्तानी पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड्स को मनसूख किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान ये कहानी भी सामने आई है कि अफगानिस्तान के मौजूदा वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी को भी 5 साल पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया था और वो इसी पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ कतर गए थे और वहाँ उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीका के इखलास से मुतालिक मुज़ाकरात किए थे। ये कहानी दिलचस्प है, उतनी हैरानकुन भी है। तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा की आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक द न्यूज़ को वजारत दाखिला के ज़राए से मालूम हुआ है कि अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम ऐसे हज़ारों अफगान शहरियों की फहरिस्त में शामिल है जिनके पास माजी करीब तक पाकिस्तानी पासपोर्ट था और ये पासपोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ शहरों से जारी किए गए थे। खबर के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी को 5 साल के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया था जो उन्होंने बिलखुसूस कतर के उन दौरों के लिए इस्तेमाल किया था जिसमें उन्होंने अमरीकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए थे ताकि दोहा मुआहदे पर दस्तखत हो सकें, जिसके नतीजे में अमरीका का अफगानिस्तान से इनखला मुमकिन हुआ। और इस वक्त सिराजुद्दीन हक्कानी को पासपोर्ट जारी करने वाले 2 ओहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक उस वक्त मुलाजमत से रिटायर हो चुका था जब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। खबर के मुताबिक एक बाखबर ओहदेदार ने बताया कि अफगान शहरियों को जारी होने वाले 30 से 40 हज़ार पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में कायम पासपोर्ट ऑफिस जैसे कि ठट्टा और कराची के ऑफिस ने इन अफगान शहरियों को ये सहूलत फराहम की थी। साथ ही इस ओहदेदार ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों का नाम बताए बगैर ये कहा कि इन सूबों के मुख्तलिफ शहरों में कायम पासपोर्ट ऑफिस भी इस बदउनवानी में मुलविस पाए गए थे। खबर के मुताबिक जहां तक सिराजुद्दीन हक्कानी के मामले का ताल्लुक है तो हुक्काम को इसकी इतला पेशावर से ताल्लुक रखने वाले एक सहाफ़ी से मिली और वो सहाफ़ी उसी परवाज़ पर मौजूद था जिससे मुज़ाकरात के दौरान सिराजुद्दीन हक्कानी दोहा गए थे। और जब दोहा रवानगी के दौरान सिराजुद्दीन हक्कानी ने इमिग्रेशन काउंटर पर अपने सफरी दस्तावेज़ के तौर पर पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाया तो ये देख कर वो सहाफ़ी हैरान रह गया कि आखिर सिराजुद्दीन हक्कानी ने कैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल किया है। इस वाक़े के बाद फिर दोहा मुज़ाकरात हो गए। 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका का इनखला और तालिबान का कब्जा हो गया। तो फिर ये बात रवां साल अगस्त की है कि जब उसी सहाफ़ी ने पाकिस्तान में पासपोर्ट हुक्काम की तवज्जो एक मुबाहिसे के दौरान इस मामले की तरफ मबजूल कराई और जब जांच पड़ताल की गई तो सहाफ़ी की फराहम करदा मालूमात दुरुस्त साबित हुई। इसके बाद मामले की इंक्वायरी कराई गई तो यह पता चला कि सिराजुद्दीन हक्कानी को पाकिस्तानी पासपोर्ट PTI हुकूमत के दौरान पेशावर से जारी किया गया था। खबर के मुताबिक पासपोर्ट जारी करने वाले अफसर का कहना था कि उससे एक शख्स ने राब्ता किया जिसने खुद को इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक रखने वाला सीनियर ओहदेदार बताया था और कहा था कि सिराजुद्दीन हक्कानी के लिए सफरी दस्तावेज जारी की जाएं। जब इस फौजी अफसर की शनाख्त मालूम करने के लिए इस पासपोर्ट अफसर पर जोर डाला गया तो उसने बताया कि वो इस शख्स की असल शनाख्त से मुताल्लिक यकीनी तौर पर कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उसने फ़ोन के जरिए अहकामात दिए थे। खबर के मुताबिक इसके बाद मुतल्लिका पासपोर्ट अफसर के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू हुई और साथ ही उस मुलाजिम के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ किया गया जिसने पासपोर्ट की प्रिंटिंग का काम किया था। और ये मालूम हुआ है कि दोनों अफराद इस वक्त जेल में हैं और मौजूदा मालूमात सऊदी अरब से मिलने वाली इंटेलिजेंस से भी मुताबिकत रखती हैं जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ उन पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के सैंपल्स शेयर किए थे जो अफगान शहरियों ने सऊदी अरब में
मुलाजमत के हसूल के लिए हासिल किए थे। और हुकूमत पाकिस्तान को सऊदी अरब से भी पता चला कि ऐसे केसेस की तादाद 12,000 से ज़ायद है। खबर के मुताबिक उन अफराद के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं और जिन लोगों से मुतालिक ये पता चला है कि उन्होंने जाली दस्तावेज़ात इस्तेमाल किए हैं उन्हें अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। और फिर हुकूमत ने फैसला किया कि इस हवाले से जामे तहकीकात की जाएंगी, जिसके बाद ये दरियाफ्त हुआ कि अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने की तादाद 30 से 40 हज़ार के दरमियान है और इन तमाम दस्तावेज़ात को मनसूख कर दिया गया है। और जो हुकाम इन दस्तावेज़ात को जारी करने में मुलविस थे उनके खिलाफ FIA के जरिए कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।